हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे ऑल अबाउट बेसल नॉर्म्स के बारे में। जो बेसल नॉर्म्स हैं उनके बारे में इसमें हम देखेंगे कि बेसल मानदंडों के बारे में सब कुछ, बेसल 3 समझौता यानी बेसल 3 मानदंड, बेसल 3 है क्या, बेसल 3 उपाय के उद्देश्य लक्ष्य क्या है, बेसल 3 मानदंडों के 3 स्तंभ क्या है, बेसल 3 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, बेसल मानदंडों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, टीयर 1 और टीयर 2 पूंजी पर एक संक्षिप्त विवरण, क्या उसमें से घटाया जाता है, फिर टीयर 2 पूंजी, उसका नोट और अंत में इन सभी का सारांश। शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो हमें के समझना बहुत जरूरी है कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस टैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। अब आइए बात करें। सबसे पहला है बेसल 3 नॉर्म्स या बेसल 3 मानदंड। बेसल समिति बैंकों के विवेकपूर्ण विनियमन के लिए प्राथमिक वैश्विक मानक निर्धारक है और बैंकिंग पर्यवेक्षी मामलों पर सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करती है। इसका अधिदेश वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के उद्देश्य से दुनिया भर में बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और प्रथाओं को मजबूत करना है। स्वेरिगेस रिक्सपैक्स स्वीडन, इसके जो गवर्नर हैं स्टेफन इंगवेस, ये बेसल समिति के अध्यक्ष हैं। हालांकि मैं आपको चीज बता देता हूं कि जो भी अध्यक्ष या लीडर की पोजीशन होती है उस पे बैठने वाला व्यक्ति समय के साथ चेंज होता रहता है, तो कृपया करके खुद को अपडेट रखें। 17 मई 1930 को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक BIS दुनिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। BIS में 60 सदस्यों केंद्रीय बैंक हैं जो दुनिया भर के देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। बेसल 3 या बेसल 3 जो 2010 के दिसंबर में जारी किया गया था, बेसल समझौते की श्रेणी में तीसरा है। यानी पहले बेसल 1 आया, फिर बेसल 2 आया, फिर बेसल 3 आया जो कि दिसंबर 2010 में आया था। यह समझौते बैंकिंग क्षेत्र के लिए जोखिम प्रबंधन पहलुओं से संबंधित हैं। अब हम बात करें कि बेसल 3 है क्या असल में। बेसल बैंकिंग पर्यवेक्षण समिति के अनुसार बेसल 3 सुधार उपायों का एक व्यापक समुच्चय है जो बेसल बैंकिंग पर्यवेक्षण समिति द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है। बेसल 3 के उपाय का उद्देश्य क्या है? वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न होने वाले झटकों को अवशोषित करने के बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करना, चाहे स्रोत कुछ भी हो, जोखिम प्रबंधन और शासन में सुधार करना, बैंकों की पारदर्शिता और खुलासों को मजबूत करना। दूसरा, बेसल 3 के कौन कौन से 3 मेन पिलर्स हैं? पहला स्तंभ है जोखिम भारत संपत्तियों पर आधारित न्यूनतम नियामक पूंजी आवश्यकताएं, क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम क्षेत्रों के माध्यम से गणना की गई पूंजी को बनाए रखना, मुख्य रूप से वह पूंजी जो जोखिम को अवशोषित कर सकती है। दूसरा स्तंभ तो पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया, बैंकों के सामने आने वाली प्रदेय भारी जोखिमों से निपटान के लिए उपकरणों और ढांचे का नियमन करना। स्तंभ 3 बाजार अनुशासन, बैंकों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रकटीकरण को बढ़ाना। ये 3 इसके मेन स्तंभ थे, मेन पिलर्स थे। व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ बेसल 3? बेहतर पूंजी गुणवत्ता। बेसल 3 के प्रमुख तत्वों में से एक पूंजी की बहुत अधिक सख्त परिभाषा का परिचय है। इसका अर्थ है उच्च हानि अवशोषण क्षमता वाली पूंजी। इसका परिणाम यह होगा कि बैंक मजबूत होंगे जिससे वह तनाव की अवधि को बेहतर ढंग से सहन कर सकेंगे। पूंजी संरक्षण बफर, बेसल 3 की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि अब बैंकों को RWAs यानी रिस्क वेस्टेड एसेट्स का 2.5 पूंजी संरक्षण बफर रखना होगा। CCB का उद्देश्य संकट की स्थिति के लिए बफर रिजर्व बनाकर बैंकों की पूंजी का संरक्षण करना है। संरक्षण बफर बनाने के लिए कहने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पूंजी का एक कुशक बनाए रखें जिसका
उपयोग वित्तीय और आर्थिक तनाव की अवधि के दौरान नुकसान को अवशोषित करने के लिए किया जा सके। काउंटर साइक्लिक बफर। काउंटर साइक्लिक बफर को अच्छे समय में पूंजी आवश्यकताओं को बढ़ाने और बुरे समय में उसे कम करने के उद्देश्य से पेश किया गया है। बफर बैंकिंग गतिविधि की धीमा कर देगा और यह अधिक गर्म हो जाएगी और जब समय खराब होंगे तो उधार देने को प्रोत्साहित करेगी। कठिन यानी बुरे समय में बफर RW के यानी रिस्क वेटेड एसेट्स के 0% से 2.5% तक होगा, जिसमें सामान्य इक्विटी, शेयर या अन्य पूरी तरह से नुकसान अवशोषक पूंजी शामिल होगी। न्यूनतम सामान्य इक्विटी और टीयर 1 पूंजी आवश्यकता है। सामान्य इक्विटी के लिए न्यूनतम आवश्यकता, जो नुकसान अवशोषक पूंजी का सबसे उच्च रूप है, बैसल 3 के तहत कुल जोखिम भारित संपत्तियों के 2% से बढ़कर 4.5% कर दी गई है। समग्र टीयर 1 पूंजी आवश्यकता, जिसमें न केवल सामान्य इक्विटी बल्कि अन्य योग्य वित्तीय साधन भी शामिल हैं, वर्तमान न्यूनतम 4% से बढ़ाकर 6% हो जाएगी। हालांकि न्यूनतम कुल पूंजी आवश्यकता वर्तमान 8% के स्तर पर ही रहेगी। लिवरेज अनुपात। लिवरेज अनुपात कुल संपत्तियों, जोखिम भारित नहीं के सापेक्ष पूंजी की मात्रा है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बैंकिंग क्षेत्र में लिवरेज के बढ़ने पर एक सीमा लगाना है। टीयर 1 का 3% लिवरेज अनुपात अनिवार्य होने से पहले परीक्षण किया जाएगा। लिवरेज अनुपात को जनवरी 2018 में पेश किया गया है। तरलता अनुपात। बैसल 3 के तहत तरलता जोखिम प्रबंधन के लिए एक ढांचा तैयार किया जाएगा। एक नया तरलता कवरेज अनुपात और शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात क्रमशः 2015 और 18 में पेश किए जाने हैं। अब हम बात करें कि बैसल नॉर्म से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से हैं। जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिए कुल पूंजी का न्यूनतम अनुपात 10.50%। जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिए सामान्य इक्विटी का न्यूनतम अनुपात 4.50 से 7.0। जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिए टायर 1 पूंजी 6.0। जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिए कोर टीयर 1 पूंजी 5%। जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिए पूंजी संरक्षण बफर 2.50%। लिवरेज अनुपात 3%। प्रति चक्रीय बफर 0 to 2.50%। अब हम बात करें कि टायर 1 और टायर 2 कैपिटल क्या होती है। पहले है टायर 1 पूंजी, जिसमें आती है आपकी चुकता पूंजी, सांविधिक आरक्षित निधि, अन्य प्रकट मुखत आरक्षित निधि, पूंजीगत आरक्षित निधि जो संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त अधिशेष का प्रतिनिधित्व करती है, निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि, नवीन स्थायी ऋण साधन, स्थायी गैर संचयी अधिमानी शेयर। और इसमें से क्या क्या हट जाता है। सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश, अमूर्त संपत्तियां, हानियां, वर्तमान अवधि जो कि पिछले से आगे लाई गई है। अब हम बात करें टायर 2 कैपिटल में क्या आता है। अप्रकटित आरक्षित निधियां और संचयी स्थायी अधिमानी शेयर, पुनः मूल्यांकन आरक्षित निधियां, सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधियां, बॉन्ड जैसे हाइब्रिड ऋण पूंजी उपकरण, दीर्घकालिक असुरक्षित ऋण पूंजी उपकरण। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट नोट के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैसल 3 पूंजी नियमों के पूर्ण कार्यवहन की समय सीमा को 1 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया है। यह राहत उद्योग व्यापी चिंताओं के मद्देनजर आई है, जो नियमों के कार्यवहन से संपत्ति की गुणवत्ता पर संभावित तनाव और परिणाम स्वरूप बैंकों के प्रदर्शन लाभप्रदता पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है। अब हम बात करें सारांश की। देखिए, हमने बैसल समिति का अवलोकन देखा, जिसमें उसका उद्देश्य, उसके अध्यक्ष, उसकी स्थापना देखी। बैसल 3 का अवलोकन देखा, जारी करने की तिथि, लक्ष्य ये देखा। बैसल 3 के प्रमुख का गठन, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, पूंजी गुणवत्ता, पूंजी बफर, पूंजी संरक्षण बफर, प्रत्यावर्ती बफर, न्यूनतम पूंजी आवश्यकता है, लिवरेज अनुपात, तरलता अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, नोट स्थिर वित्त पोषण अनुपात। इसी के साथ हमने कर लिया इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी उन्हें समझी, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।